Assalamualaikum and welcome to another lesson of Flamingo textbook for class 12th core course जो आपकी इंग्लिश की बुक है। तो दूसरी लेसन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और इस स्टोरी के इस लेसन के ऑथर हैं अनीस जंग, जिनकी पैदाइश 1964 में हुई रोरकीला में, और इनका बचपन और इनका लड़कपन हैदराबाद में गुज़रा और इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हासिल की। दोनों पेरेंट्स इनके राइटर्स थे और अनीस जंग ने भी अपना कैरियर जो है एज अ राइटर जो है उसका इंतखाब किया और इन्होंने मुख्तलिफ़ अखबारों के साथ काम किया, इंडिया के अखबारों के साथ और बाहर के अखबारों के साथ बहसत एडिटर यानी मुदीर और कॉलमनिस्ट यानी मज़मून निगार, और इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। और एक जो इनकी बुक है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और ये जो आपकी लेसन है ये इसी से ली गई है, इसी का एक हिस्सा है इस बुक का। तो बेसिकली इस बुक में अनीस जंग हमें ये समझाती है कि बच्चों का बचपन जो है इसके साथ एक्सप्लॉयटेशन इस्तेसाल तब होता है जब ज़बरदस्त गरीबी होगी और पिसने वाली गरीबी होगी, और जब जो रिवाज होंगे, जो रिवायात होंगे वो गलत होंगे, तो उस वक्त बच्चों के बचपन के साथ ज़्यादती होती है, बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन उस वक्त होती है। तो ये जो लेसन है इसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, दो पार्ट्स है इसके। एक पार्ट जो है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। तो ये जो स्टोरी है इसके जो मेन कैरेक्टर है वो साहिब है, और ये उन लोगों के बारे में, ख़ास तौर पर उन बच्चों के बारे में जो रैग पिकर्स हैं यानी कि जो कबाड़िया हैं, जो कूड़ा करकट से मुख्तलिफ़ चीज़ें ढूंढते हैं, और अगर पैसा मिलेगा तो पैसा बेहतर, वरना कीमती चीज़ें वहाँ से निकाल के या कोई भी चीज़ वहाँ से निकाल के जिसका मार्केट में प्राइस मिलता हो तो उसको बेच के जो है वो अपना गुजारा करते हैं। तो उन लोगों के बारे में है जिनको हम कबाड़िया कह सकते हैं, रैग पिकर्स जो होते हैं। और दूसरी जो इस स्टोरी इसमें है, दूसरा जो इसका पार्ट है, ये स्टार्ट होता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार वहाँ से, और इसके जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मुकेश, और मुकेश जो है एक्चुअली ये उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है जो बैंगल मेकर्स होते हैं, जो चूड़ियाँ बनाते हैं। तो अब इनकी कंडीशन क्या है और वो जो रैग पिकर्स हैं उनकी कंडीशन क्या है, ये हमारे सामने रख के अनीस हमें समझाती है कि इनकी हालत कितनी ख़राब है, कितनी डिफ़िकल्ट ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं और इनका बचपन किस तरीके से जो है वो गुज़रता है। तो हम पहले पार्ट पे आ जाते हैं, पहली स्टोरी पे आ जाते हैं, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली अनीस जो है वो एक बच्चे से मिलती है, उसके साथ उसका सामना हो जाता है, और उस बच्चे का नाम है साहिब। साहिब से ये कहती है कि वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो साहिब जवाब देता है, बेसिकली साहिब अब क्या कर रहा होता है, साहिब जो है वो इधर उधर जो है जो कूड़ा करकट है उसमें से चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और अगर सोना मिले तो वो तो सबसे बेहतर है, रुपया मिलेगा वो तो बेहतर है, या कोई और चीज़ मिलेगी जिसकी कोई कीमत होगी मार्केट में तो वो बेहतर है। तो बहरहाल ये इस कूड़ा करकट में से चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसको उधर इधर मोड़ रहा है। अब साहिब जो है, साहिब का बैकग्राउंड हमें पहले बताया जाता है थोड़ा बहुत। साहिब जो है ये ढाका का है एक्चुअली, यानी बांग्लादेश का है, और वहाँ पे क्या हुआ कि एक सैलाब आ गया, एक स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान आ गया, वहाँ पे सैलाब आ गया, तो उसने इनका घर जो है वो बहा लिया। अब साहिब जो है उसको ये अपनी माँ एक्चुअली बता रही है, साहिब ने ये सब चीज़ें खुद से नहीं देखी है, तो ये उतनी पुरानी कहानी हो चुकी है कि साहिब को इतना टाइम यहाँ पे हो गया है पहले ही। तो अब साहिब जो है वो कोशिश कर रहा है कि मुझे सोना मिले, जो यानी कि कूड़ा करकट है वहाँ से, जो रद्दी की चीज़ें हैं वहाँ से कोई सोने की चीज़ मिलेगी तो बड़ी बात होगी उसके लिए। और ये सब लोग आए हैं वहाँ से, ढाका से या इन जैसे इलाकों से, ताकि इनको रोज़गार जो है वो मिले
और क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के मौक़े जो है वो इनके लिए ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए अब ये शहरों की तरफ इन्होंने रुख किया। और अब ये इसी चीज़ के साथ लगे रहते थे कि किसी जगह जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, रद्दी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से कीमती चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब साहिब से क्या कहा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आप जो है गार्बेज डंप से जो है चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो साहिब कहता है कि मुझे तो इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ करने को है ही नहीं। अपने साथ ही वो जवाब देता है। तो अनीस उसे कहते हैं कि आप स्कूल जाओ। यूं ही बताती है, वो जानती होती है कि ये जो मैंने इसको बात कही ये कितनी खोखली एक बात है, क्योंकि वहाँ पे इस किस्म का इंतज़ाम उनके लिए था ही नहीं। तो साहिब जो है वो वापस जवाब देता है अनीस को कि यहाँ पे तो कोई स्कूल नहीं है, मेरे इर्द गिर्द या मेरे हमसाए गरी में कोई स्कूल है ही नहीं, तो अगर वो एक बनाएंगे तो मैं जाऊँगा। तो इसके बाद क्या होता है कि अनीस इसे कहती है, देखो अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या आप आओगे। तो साहिब को कहती है, एक जोक की हैसियत से कहती है, तो मजाक की हैसियत से कहती है। तो जो साहिब है वो कहता है हाँ मैं आऊँगा, और वो भी मुस्कराते हुए ये जवाब देता है। कुछ दिन हो गए तो साहिब को फिर जो है अनीस मिल गई, अनीस रास्ते में मिल गई। तो साहिब ने अनीस से पूछा कि क्या आपका स्कूल अब रेडी है, क्योंकि अनीस ने कहा था कि अगर मैं स्कूल जो है बनाऊं तो क्या आप आओगे। तो अनीस जो है वो कहती है, देखो स्कूल बनाने के लिए काफ़ी टाइम होना चाहिए। और लेकिन वो साथ साथ ही वो शर्मिंदा हो गई कि मुझे मैंने जो प्रॉमिस किया है, वादा किया था, वो बेसिकली वादा रखने के लिए थोड़ी मैंने किया था, यूं ही उसने बताया था उस साहिब को। तो वो कहती है साथ ही साथ कि देखो यहाँ पे इन लोगों की जो तारीख दुनिया है, वहाँ पे ऐसे वादे इनसे काफ़ी किए जाते हैं जो तोड़ने के लिए ही एक्चुअली होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि कई महीने गुजर गए और साहिब को अब ये जानती है अनीस जंग, और वो एक दिन उससे पूछते हैं कि आपका नाम एक्चुअली क्या है। तो वो जवाब में कहता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। अब साहिब आलम का मतलब हुआ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो वो खुद अपने आप के साथ ही सोचते हैं, देखो ये बंदा जो है नाम कितना बड़ा है उसका, लेकिन काम क्या करना पड़ रहा है इसको। और वो जानती है कि जो साहिब है उसको अपने नाम का मतलब जो है वो पता ही नहीं होगा। और साहिब जो है इसके साथ और भी कुछ लड़के जो है वो घूमते फिरते रहते हैं, उसके दोस्त जो हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो गलियों में घूमते रहते हैं। और इनके पास जो है जूता नहीं होता था, चप्पल नहीं होती थी, तो ये ऐसे ही नंगे पाँव घूमते रहते थे। तो ये जैसे लगते थे कि एक आर्मी है नंगे पाँव वाले बच्चों की। और जैसे परिंदे सुबह जो है सवेरे आ जाते हैं, फिर दिन में वो गायब हो जाते हैं, इसी तरह ये बच्चे भी सुबह सवेरे आ जाते थे और गार्बेज में से, कूड़ा करकट में से, रद्दी की चीज़ों में से जो है कीमती चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते थे और दिन में फिर गायब हो जाते थे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि अब बाकी बच्चों को भी इसने जानना जो है शुरू कर दिया। अब इसने बाकी बच्चे भी देखे, उनके साथ भी इसकी इंट्रोडक्शन समझो कि हो गई। तो उसने एक बच्चे से पूछा कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। तो जब बच्चे ने जवाब दिया कि देखो मेरी माँ ने उनको शलभ से नीचे नहीं उतारा, तो ये जवाब दिया बच्चे ने। दूसरा बच्चा वहाँ से उठ गया, तो उसने कहा कि देखो ये वो अगर इसको देता भी तो वो ये तो फेंक ही देता उनको, ये तो उनको नहीं पहनता, यानी कि चप्पल को नहीं पहनता ये। और ये जो बच्चा जवाब दे रहा है उसके पास जो अब जूते उसने पहने थे, वो एक पाँव में एक किस्म का जूता था, दूसरे पाँव में दूसरे किस्म का जूता था, ये मैच नहीं हो रहे थे। तो जब वो ये बोल रहा था तो वो अपने आप जो पाँव है छुपाने की वो कोशिश कर रहा था, उधर इधर इनको जो है रखने की कोशिश कर रहा था। तो इसके साथ ही तीसरे बच्चे ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जूते हों, क्योंकि उसने कभी भी ज़िंदगी में उसके पास कोई जूते का जोड़ा नहीं था। तो पूरी दुनिया में, सॉरी पूरी कंट्री में जब हम जाते हैं, अनीस कहती है, तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो जूतों के बगैर, चप्पल के बगैर नंगे पाँव जो है घूमते रहते हैं, चाहे सिटी हो, चाहे शहर हो, गांव हो। तो
शायद ये एक वजह ये इसकी ये है कि ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, ये शायद रिवाज होगा, आदत होगी इन लोगों की, तब जाके ये नंगे पाँव घूमते हैं। तो वो कहते हैं कि ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ वो कहती है कि लेकिन मुझे गुमान इस बात का है कि ज़्यादा ये तो एक बहाना है, सही एक्सप्लेनेशन तो ये है, सही वजह तो यही है कि ये मुस्तकिल गरीबी में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इस वजह से इनको जो है इनके पास चप्पल वगैरह नहीं होते हैं। तो इसके साथ ही वो कहती है कि मुझे ये जो चप्पल इसके पास नहीं थी, तो इस पे मुझे ये बात याद आ गई, ये एक वाक़या याद आ गया जो उदीपी में एक बंदे ने इससे जो है सुनाया था। तो उसने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल के आगे से गुज़रता था, वहाँ पे एक पुराना जो है मंदिर था, टेंपल था। तो वहाँ पे मेरे फादर जो है, उसके फादर जो है वो प्रीस्ट थे, वो वहाँ के पंडित थे यानी कि मंदिर में। और ये बच्चा जो है ये वहाँ पे हमेशा रुकता था और टेंपल में, मंदिर में ये भगवान से मांगता था कि मेरे पास भी जूते होने चाहिए। अब 30 साल गुजर गए। अब अनीस दोबारा उसी एरिया में चली जाती है जहाँ पे ये टेंपल था, और वहाँ पे पहुँच के इसने देखा कि वहाँ पे जो टेंपल में एक नया प्रीस्ट आया था, नया पंडित आया था। और ये जो उसका जो सहन था वहाँ पे, यानी कि आंगन जो था उसका, उसमें कुर्सियाँ लगी हुई थी जो सुर्ख रंग की थी और सफ़ेद रंग की थी। और उसी वक्त जो है वहाँ पे एक बच्चा आया जिसने जो है यूनिफॉर्म लगाई हुई थी, वर्दी लगाई हुई थी, जुराबें लगाई हुई थी, सॉक्स लगाए थे और जूते भी पहने हुए थे उसने। और ये जो है हाँफता हाँफता आ गया, और ये जो है अपना बैग जो है वो उसने जो है बेड पे वहाँ पे रखा, चारपाई पे वहाँ पे रखा। और ये कहती है कि जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मुझे याद आ गया उस बच्चे की दुआ जो कहता था कि मेरे पास जो है जूते होने चाहिए, और मुझे उस बच्चे की भी दुआ याद आ गई। तो वो कहती है कि एक्चुअली मुझे वो दूसरे एक बच्चे की दुआ जो है वो याद आ गई, जो अपने जब उसको जूते मिल गए आखिरकार, तो उसने फिर अपनी देवी से मांगा कि मेरे ये जूते कभी मुझसे दूर ना हो जाए, मैं इनको कभी ना खो जाऊं। तो जो उसकी देवी है उसने उसकी दुआ को जो है समझो कि कबूल किया था। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि ये बच्चा था जिसके पास अब यूनिफॉर्म थी और फिर सॉक्स थे, शूज़ थे, तो इसी तरह जो प्रीस्ट का बच्चा था एक्चुअली, तो इसी तरह काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास अब जूते हैं। पुराने ज़माने में कम बच्चों के पास थे, अब काफ़ी सारे बच्चों के पास जूते हैं। लेकिन अब मसला यहाँ पे एक है कि जो रैग पिकर्स है, ख़ास तौर पर जो कबाड़िया वाले हैं, ख़ास तौर पर जो रद्दी की चीज़ों से जो है उनसे अपनी रोज़गार चलाते हैं, तो वो अभी भी शूलेस हैं, वो अभी भी बिना जूतों के, बिना चप्पल के होते हैं। तो नीस कहती है कि मेरी पहचान इस मसले से तब हुई जब मैंने यानी कि सीमापुर में मैंने ये चीज़ देखी। सीमापुरी जो है ये एक जगह है दिल्ली के बगल में, पेरीफेरी में। तो ये ज़्यादा दूर दिल्ली से नहीं है, नज़दीक है दिल्ली के, लेकिन अगर सही माना में देखा जाए तो काफ़ी दूर है दिल्ली से। इसकी वजह यह है कि अब दिल्ली की फ़ैसिलिटीज़ तो बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त है, सड़कें हैं, ट्रेन्स वगैरह वो सब चीज़ें हैं, लेकिन दिल्ली के करीब एक इलाके यानी सीमापुरी में जो हालात हैं वो बिल्कुल दिल्ली से बरक्स है। इसलिए कहती है कि दिल्ली की तो नज़दीक है डिस्टेंस के हिसाब से, फासले के हिसाब से, लेकिन असल माना में देखा जाए, दिल्ली की फ़ैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये बहुत दूर है। अब वो कहती है कि ये जो लोग यहाँ सीमापुरी में रहते हैं ये एक्चुअली सुकैटर्स हैं, यानी कि आबादकार है। ये बाहर से आए हैं, बस ऐसे ही बैठ गए हैं वहाँ पे, इनके पास कोई जो है परमिट वगैरह नहीं है, और ये समझो कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पे इस जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है। अब जो साहिब की फैमिली है वो भी वहीं रहती थी, वो भी वहाँ से ही आई थी, ढाका बांग्लादेश से आई थी 1971 में। तो सीमापुरी जो है ये एक बियाबान था, और वहाँ पे लोग जो है लोग तो है वहाँ, बेशतर एरिया जो है
ये तो अभी भी बियाबान लगता है, लेकिन लोग अब है वहाँ पे। अब ये फिर भी बियाबान क्यों लगता है, फिर भी वीरान क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ के स्ट्रक्चर जो है, जो घर यहाँ पे है वो मिट्टी के हैं, और उनके ऊपर जो छत लगी है थोड़ा बहुत टिन लगा है या फिर त्रिपाल लगा हुआ है, और गंदे पानी के निकलने का कोई इंतज़ाम नहीं है, ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम नहीं, अगर बारिश पड़ेगी तो ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, और रनिंग वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे कम नहीं बल्कि 10,000 जो है कबाड़िया लोग यहाँ पे रहते हैं, रैग पिकर्स जो है वो रहते हैं, और वो लोग यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई शिनाख्त नहीं है, उनके पास कोई परमिट नहीं है, और अब उनके पास तो राशन कार्ड्स हैं, और वो राशन कार्ड्स की वजह से वो खुराक जो है वो ख़रीद सकते हैं, और ये बड़ा एडवांटेज है उनके लिए जिन हालात में वो रहते हैं। तो उनके लिए जो खुराक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी आइडेंटिटी के मुकाबले में, क्योंकि खुराक तो उनके वजूद का, अब तभी तो वजूद उनका रह सकता है, बाकी जब वो कुछ खाएंगे तो खुराक इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी औरतें भी यही कहती हैं जिन्होंने फटे कपड़े पहने हुए हैं कि हमारे लिए खुराक जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बाकी सब चीज़ों के मुकाबले में। तो यही वजह है कि अब ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं ताकि इनको खुराक मिले। जहाँ से ये आए हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त ग्रीन फील्ड्स है वहाँ पे, बड़े जो है सब्ज़ जो है खेत है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ये अपनी रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते हैं। अब वो यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ कहीं भी खुराक उनको लगेगा कि वो हासिल कर सकते हैं, वो अपने टेंट्स वहाँ पे, खेमे वहाँ पे लगा देते हैं, आर्जी घर बना देते हैं और वहाँ पे रहते हैं, और ताकि उनको रोज़गार हासिल हो जाए। और उनके बच्चे भी वहाँ ही जो है वो बड़े हो जाते हैं, और बड़े होके जो है वो इनके साथ जो है शरीक हो जाते हैं इनके काम में, और जो ये स्ट्रगल चल रहा है ज़िंदा रहने का उसमें ये उनकी मदद करते हैं अपने वालिदैन की। तो सीमापुर में ज़िंदा रहना जो है उसका मतलब है रैग पिकिंग, इसका मतलब है कबाड़िए का काम करना, जो कूड़ा करकट है वहाँ से अपनी चीज़ें हासिल करना। और साल साल उन्होंने ये काम जो है किया है, अब ये उन्होंने इसमें बड़ी महारत जो है वो हासिल की है। और ये जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, ये उनके लिए गोल्ड की हैसियत रखता है, क्योंकि वहाँ से ही ये अपनी रोज़गार जो है वो हासिल करते हैं। अगर ये कुछ थोड़ा बहुत एक खीमा लगा सकते हैं, टेंट बना सकते हैं, कोई थोड़ा सा मकान बना सकते हैं, तो इसी की बदौलत ये सब चीज़ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बच्चे हैं उनके लिए जो कूड़ा करकट है वो डिफरेंट मतलब रखता है, और जो बड़े हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट मतलब रखता है। क्योंकि अगर बच्चों को 1 रुपये वहाँ से मिलेगी या 10 रुपया वहाँ से मिलेंगे कूड़ा करकट से, उसको इधर उधर करके, तो वो खुश हो जाते हैं। और फिर जैसा कि साहिब इसको कहता है, वो खुश हो जाते हैं जब उनको ऐसा कोई मौका मिलता है। तो अब अगर उनको कोई जो है चांदी की कोई कॉइन मिले तो जाहिर सी बात है वो तो रुकेंगे नहीं, वो तो ढूंढते रहेंगे इस उम्मीद में कि उनको और कुछ भी मिलेगा। तो जो अब बड़े हैं इसके मुकाबले में, बच्चों के लिए तो ये कोई ज़बरदस्त एक वंडर जैसा है, और बड़ों के लिए तो बस ये सर्वाइवल का एक ज़रिया है। वो जानते हैं कि हमने कुछ चीज़ें निकालनी है, उनको मार्केट में बेचना है, और ताकि हम जो है ज़िंदा रह सके। बड़ों के लिए मसला डिफरेंट है और बच्चों के लिए मसला डिफरेंट है। तो अब वो कहते हैं कि एक विंटर मॉर्निंग में, एक सरमा की सुबह जो है, मैंने साहब को देखा, वो एक गेट के जो है गेट के पास बैठे हुए थे। वहाँ पे एक क्लब था, और क्लब के अंदर जो है 2 नौजवान जो है जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे वो टेनिस खेल रहे थे। और साहब कह रहा है कि मुझे गेम बड़ा पसंद है, और वो बड़ा मुतमईन है इस चीज़ को देखते हुए। वो कहता है कि कभी मैं उधर अंदर जाता हूँ जब मुझे गेट कीपर इजाज़त दे, तो वह मुझे जाने का कभी मौका मिलता है। अब साहिब ने क्या किया था, साहिब के पाँव में अभी जो है टेनिस जूते लगे हुए थे, उसने जूते लगाए थे, टेनिस शूज़ उसने लगाए हुए थे। और ये बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि शर्ट जो है वो फटी पुरानी और शॉर्ट्स जो है वो फटे पुराने, लेकिन नीचे से पाँव में जो जूते हैं वो ज़बरदस्त टेनिस शूज़ जो है वो लगाए हुए हैं। तो ये टेनिस शूज़ कहाँ से आए हुए थे? बेसिकली
किसी ने इनको जो है फेंक दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि इनमें से जो एक जूता है उसमें कोई सुराख वगैरह था, तो इसलिए किसी ने इनको छोड़ दिया था। तो तभी जाके जो जो साहिब है उसका ख्वाब पूरा हो गया कि उसने अब जूते पहने, और वो भी बढ़िया जो दिखते हैं वैसे जूते पहने। तो इस तरीके की हालत इन लोगों की थी, और जूते तो अब इसको हासिल हो गए, लेकिन ये टेनिस खेल सकता है ये बात ही नहीं, क्योंकि टेनिस खेलना जो है, ये गेम जो है, ये इसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर थी। इसकी हैसियत उतनी नहीं थी कि ये टेनिस खेलता, वहाँ पे मैदान में चला जाता और वहाँ पे जो है अपना जो है खेलने का इंतज़ाम करता। अब इस सुबह अनीस कहती है कि अब इस सुबह मैंने साहिब को देखा, और वो जा रहा था मिल्क बूथ पर, यानी कि दूध की दुकान पे वो जा रहा था, और उसके हाथ में एक जो है कैन था, एक स्टील का डिब्बा था, जिसमें उसने दूध एक्चुअली लेना था। किसके लिए? जो अब उसने जो है एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया था अब, और वो वहाँ से उसको जो मालिक था उसका, वो उसको 800 रुपया दे रहा था, और उसको खाना भी दे रहा था। अब क्या अनीस को अब ये जॉब पसंद है? इससे पहले ये क्या कर रहा था? अब ये जो है एक चाय की दुकान पे काम कर रहा है, 800 रुपये इसको महीने के मिलते हैं मिसाल के तौर पर, और उसको खाना भी मिलता है। तो अब क्या साहिब खुश है? तो ये उसने पूछा साहिब से। तो साहिब का जो चेहरा है, अनीस कहती है कि इसमें वो जो ये आज़ाद चेहरा था इससे पहले, और परवाह के बगैर लगता था ये चेहरा इससे पहले, इस जॉब से पहले, तो अनीस कहती है कि ये ऐसा चेहरा था इससे पहले, लेकिन अब वो चेहरा नहीं रहा। अब इसमें जो है बदशगुनी पैदा हो गई है। अब इसमें जो है दिखता है कि वो परेशानी जो है वो चेहरे से नज़र आती है। तो स्टील जो कैन था, स्टील जो डिब्बा था इसके पास, वो भी बड़ा हैवी था, भारी था। इससे पहले जो प्लास्टिक का बैग इसके हाथ में हुआ करता था वो बड़ा हल्का हुआ करता था। अब इसका जो है कंधा भी दुखता होगा जब ये बड़ा कैन जो है, डिब्बा जो है दूध का, वो उठाता होगा। तो अनीस इस चीज़ पे ख़त्म करती है बात को कि जो कैन है, उससे पहले जो ठेला होता था इसके हाथ में, थैला होता था इसके हाथ में, तो वो तो इसका अपना था, लेकिन अब जो कैन है, अब जो डिब्बा है जिसमें ये दूध लाता है, वो इसका नहीं है, वो इसके मालिक का है, और उसी का ये शॉप है वो जहाँ पे ये काम कर रहा है। अब जो साहिब है, इससे पहले वो अपने हिसाब से हर कोई चीज़ करता था, अपनी मर्ज़ी का मालिक था। अब साहिब जो है वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। तो ये है पहला हिस्सा स्टोरी का। तो अब हम जाते हैं जो दूसरा हिस्सा है स्टोरी का, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दूसरा जो हिस्सा है इस लेसन का, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, तो ये एक बच्चे के बारे में है। उसका नाम मुकेश है, और मुकेश इस बात पे इसरार करता है, ज़ोर देता है कि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक खुद बनेगा, यानी कि अपने से कोई काम करेगा, जो उसके घर वाले काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी मर्ज़ी का कोई काम करेगा। तो वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। और फिर अनीस उसे कहती है कि क्या आपको कार चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती है? तो वो कहता है कि मैं सीखूंगा गाड़ी चलाना। और वो उसकी आंखों में देख के जो है वो बात करता है, यानी कि बड़ा कॉन्फिडेंटली वो बात करता है, एतमाद के साथ वो बात करता है। लेकिन अनीस कहती है कि अब ये तो जिस माहौल में ये रहता है फ़िरोज़ाबाद में, जहाँ पे जो गलियाँ हैं उनमें बड़ी धूल होती है, डस्ट होती है, तो जहाँ पे बैंगल्स जो है चूड़ियाँ बनाई जाती है, तो वहाँ पे इस किस्म का सपना देखना जो है वो बड़ा ही, यानी कि अजीब लगता है। ये बहुत ही बड़ा सपना है उसके लिए। तो वो कहती है कि हर दूसरी फैमिली जो है वो वहाँ पे वो बैंगल्स बनाते हैं, वो चूड़ियाँ बनाते हैं, वहाँ पे इसी काम में वो मशगूल होते हैं। तो ये जो एरिया है फ़िरोज़ाबाद, ये हिंदुस्तान की जो गिलास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, यानी कि शीशा की सन्नत की जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे शीशा तैयार होता है, बैंगल्स तैयार होते हैं, चूड़ियाँ तैयार होती हैं, तो ये उसका मरकज़ है। और जो यहाँ के ये फैमिलीज़ है, तो इन्होंने पुश्तों से, नस्लों से यही काम किया है, जनरेशनों से यही काम किया है कि वो भट्टियों के सामने जो है वो रहते हैं, काम करते हैं, और गिलास जो है इस पे जो वेल्डिंग करनी होती है, जो इसको जोड़ना होता है या इसकी मोल्डिंग करनी होती है, इसको जो है शेप देनी होती है, तो यही काम वो करते रहे। और लगता है कि सारी इस ज़मीन की जो
औरतों की चूड़ियाँ जो है वो यही एरिया बनाता है। तो मुकेश की फैमिली जो है वो इन्हीं में से एक फैमिली है। और उनमें से अब कोई ये नहीं जानता है कि ये जो बच्चे अब काम कर रहे हैं भट्टियों के सामने, तपती फर्नेसेस के सामने काम करते हैं और बड़े हाई टेम्परेचर में दर्जे हरारत में काम करते हैं, और उन छोटे छोटे कमरों में जो गंदे होते हैं जहाँ पे हवा और रोशनी बहुत ही कम होती है, तो वो ये नहीं जानते कि ये गैर कानूनी है। और अगर कानून जो है वो हरकत में आ जाएगा, वो अपना काम करेगा, तो फिर जो है तकरीबन 20,000 जो बच्चे हैं वो फिर इन तपती भट्टियों से बाहर निकलेंगे, जो एक मुद्दत के लिए बड़ा मशक्क़त वाला जो है वो काम करते हैं। और अक्सर क्या होता है इनके साथ कि ये आँखों की रोशनी भी जो है इनकी चली जाती है, बीनाई भी चली जाती है। और मुकेश की जो आँखें हैं वो बड़ी खुश हो जाती है, चमकती है, क्योंकि वो कहता है जब उसको पता चलता है कि मुझे जाना है अनीस के साथ उसको अपना घर दिखाने के लिए, और वो कहता है कि मेरा घर जो है अभी इसकी मरम्मत चल रही है। और जब वो चलते हैं अब अनीस और मुकेश, तो अनीस कहती है कि जिन गलियों से हम गुज़रते हैं तो वहाँ बहुत बदबू होती है, और ये गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट से जो है वो भरी हुई गलियाँ होती है। और वो वहाँ पे जो घर बने हैं वो झोंपड़ियाँ हैं एक्चुअली, उनकी दीवारें तकरीबन गिरने को है, जो दरवाजे लगे हैं वो भी बड़े जैसे बंद नहीं किए गए हैं पूरे तरीके से, वो भी गिरने को तैयार है, लरजते हुए है वो। और जो वहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं है यानी कि खिड़कियाँ नहीं हैं, और इंसान और जानवर जो है वो इकट्ठे एक ही जगह रह रहे हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग इकट्ठे रहा करते थे, अपने साथ उनके जानवर भी हुआ करते थे। तो इस हालत में अब वो एक दरवाजे के सामने रुकता है, उसको लात मार के उसको खोल देता है और ये ओपन हो जाता है। तो अब ये दाखिल हो जाते हैं एक झोंपड़ी में, और एक हिस्से में वहाँ पे जो है घास का दीवार जैसा बना हुआ था, और दूसरे हिस्से में वहाँ पे जो है एक जो है चूल्हा जल रहा है, पुराने किस्म का चूल्हा जल रहा है। उसके ऊपर जो है एक बर्तन है, और बर्तन में पालक के तलने की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, इसके पत्तों के तलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और नीचे पड़े हैं प्लेट्स, और यानी कि थालियाँ पड़ी हुई हैं, उनमें और भी वेजिटेबल जो है वो कटे हुए थे, सब्जियां कटी हुई थी। और एक कमज़ोर औरत जो है वो ये काम कर रही है, खाना पका रही है सारी फैमिली के लिए। तो मुकेश, उसकी जो आंखें हैं वो धुएं से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो मुस्करा रही है। तो वो एक्चुअली मुकेश के बड़े भाई की बीवी है, और वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन अभी से ही उसको बड़ा रिस्पेक्ट से देखा जाता है। वो बहू है इस घर की, और उसको पहले से ही अभी 3 मर्दों की जो किफ़ालत जो है, 3 मर्दों का केयर जो है वो करना पड़ता है। एक तो है उसका हस्बैंड, दूसरा है मुकेश, और तीसरा है इन 2 भाइयों का जो वालिद है, फादर है, उसकी देखभाल जो है वो करनी पड़ती है, वो लुक आफ्टर उनको करना पड़ता है। तो अब जब बुज़ुर्ग आदमी दाखिल हो जाता है तो वो पीछे चली जाती है, दीवार के पीछे चली जाती है, जो कि टूटा हुआ दीवार था, और अपना जो उसकी साड़ी वगैरह है वो अपने चेहरे के करीब लाती है चेहरा छुपाने के लिए। तो ये उनके हाँ जो है एक रिवाज होता है कि जो बहू होती है वो अपने चेहरे को ढांकती है अपने कपड़ों से, जब जो है बड़े मर्द घर के दाखिल हो जाएं घर में। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बड़ा मर्द जो दाखिल हो गया घर में, वो इन 2 भाइयों का जो है वालिद है, और ये एक गरीब जो है चूड़ियाँ बनाने वाला है एक्चुअली। तो उसने बड़ी मेहनत की है पूरी ज़िंदगी, लेकिन बस वो ये कर सका। पहले वो टेलर था, दर्जी का काम करता था, अब वो बैंगल्स बनाता है यानी चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन वो नाकाम हो गया कि अपने घर को जो है वो मरम्मत करे, या इसकी तजदीद करे, इसको थोड़ा रिनोवेट करे, तो या फिर अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजे। बस वो इतना कर सका अपनी ज़िंदगी में कि अपने बच्चों को वो काम सिखाए जो वो खुद कर रहा था, जो वहाँ पे किया जाता था, यानी कि
जो ये फ़न है, हुनर है चूड़ियाँ बना। इस पर मुकेश की दादी ने कहा कि ये तो इसका करम है, इसकी तकदीर है, क्योंकि उसने भी अपने शौहर को अंधा होते हुए देखा था दूल की वजह से। जो दूल उठती है जब जो शीशे की चूड़ियाँ हैं जब उन पर पॉलिश लगाई जाती है। और उसने कहा कि क्या खुदा की दी हुई ज़ात और नस्ल को जो है वो तोड़ा जा सकता है। और उसका ये तस्वुर था कि जो जिस ज़ात में चूँकि वो पैदा हो गई थी वहाँ पे बस जो है बैंगल मेकर्स थे, वहाँ पे बस चूड़ियाँ बनाने वाले थे, और उन्होंने और कुछ नहीं देखा था चूड़ियों के सिवा। उनके घरों में, उनके सहनों में, हर दूसरे सहन में, घर में जो है चूड़ियाँ होती थी, और फैज़ाबाद की गलियों में बस चूड़ियाँ नज़र आती थी। और चूड़ियों के ढेर जो है उनके मुख्तलिफ कलर्स हुआ करते थे चूड़ियों के, जैसे कि सनी गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू, पिंक है, पर्पल है, और हर दूसरा कलर जो आप सोच सकते हैं जो बन सकता है, जो 7 रंग होते हैं दनक में, रेनबो में। और ये टेले लगे रहते थे इनके, ढेर लगे रहते थे इनके, बिखरे हुए बेतुके अंदाज में इनके घर के सहनों में, पिछवाड़ों में जो है ये पड़े रहते थे। और फिर इनको फिर लादा जाता था किन पे, रेडियो में इनको लादा जाता था। फिर उन रेडियो को जो है इनके नौजवान जो है, इनके मर्द हजरात जो है उसको धक्का देते थे, और उन तंग गलियों में से उनको गुजरना पड़ता था जो उस कस्बे की, उस टाउन की गलियां थी। और इनकी जो तारीक झोंपड़ियाँ थी, यानी कि वो झोंपड़ियाँ जहाँ पे रोशनी नहीं होती थी बराबर, और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे टिमटिमाते चिराग हुआ करते थे जो तेल पे जलते थे। उन्हीं के इर्द गिर्द जो है ये बच्चे बैठते थे, जो लड़के थे, लड़कियाँ थी, वो बैठते थे अपने वालिदैन के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ जो है, और फिर इन चूड़ियों को एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ते थे गिलास को, ताकि वो चूड़ियाँ बने। और उनकी जो आंखें हैं वो अब ज़्यादा लगता था कि काम करते हैं किस में, जब रोशनी कम होती थी इसके मुकाबले कि वो जो है ज़्यादा रोशनी में काम करते हैं, यानी कि इनसाइड वो ज़्यादा अच्छा काम करते थे, आउटसाइड जो है लगता नहीं था कि वो उसके लिए बने थे। और यही वजह है कि बड़े होने से पहले ही जो है उनकी आंखों की रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाती थी, वो बड़ी मुतासिर हो जाती थी। सविता एक छोटी लड़की जिसने गुलाब रंग का लिबास पहना है लेकिन वो गंदा है। ये एक बड़ी औरत जो है उसके साथ बैठी है, बुजुर्ग औरत के साथ बैठी है। जो ये लड़की है ये शीशे के टुकड़ों को लाइन में लगा रही है, उनको सीधे रख रही है, और इसके हाथ जो हैं वो जैसे कि खुद ब खुद चलते हैं, जैसे मशीन के पुर्जे होते हैं या मशीन में चिमटे जो लगे हुए होते हैं उस तरीके से खुद ब खुद चल रहे हैं। यानी कि ये आदत हो गई थी उसको ये काम करने की, बड़ी महारत उसको हासिल हो गई थी। और अनीस कहती है कि मैं हैरान होती हूँ इस चीज़ पे कि क्या इस लड़की को इन चूड़ियों की अज़मत के बारे में पता भी है, क्योंकि चूड़ियाँ जो है ये अलामत है हिंदुस्तानी औरत का जो सुहाग होता है, जो शादी में जो बरकत होती है उसकी एक अलामत क्या है, उसकी एक अलामत चूड़ियाँ हैं। और एक दिन तो इसको अचानक से ये पता चल जाएगा जब उसके सर के ऊपर जो है वो पर्दा डाला जाएगा, वेल डाला जाएगा, बुर्का डाला जाएगा जो सुर्ख रंग का होगा, रेड कलर का होगा। उसके हाथ जो है उनमें मेहंदी लगाई जाएगी सुर्ख कलर की, रेड कलर की, और उसके जो कलाइयाँ हैं उनमें चूड़ियाँ डाली जाएंगी वो भी सुर्ख कलर की, और तब उसे पता चलेगा कि वो एक दुल्हन बन गई है। जिस तरीके से ये औरत जो इसके साथ बैठी है कई सालों पहले दुल्हन बनी थी, तो उसके जो है उसके जो ये बड़ी औरत है उसके कलाइयों में तो चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है। वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि एक वक्त मुझे मुकम्मल खाना खाने का मौका नहीं मिला आज तक पूरी ज़िंदगी में। और वो जब ये एक बात कह रही है तो उसकी आवाज़ में कोई खुशी बाकी नहीं रही है। और ये है जो उसने पूरी ज़िंदगी में आज तक कमाया है, यानी कि इतना काम करने के बावजूद, इस काम के साथ लगे रहने के बावजूद उनको आज तक एक वक्त का मुकम्मल पूरा खाना तक नसीब नहीं हुआ है। उसका जो शौहर है वो एक
बुज़ुर्ग आदमी है और उसकी लंबी दाढ़ी है और ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता चूड़ियों के सिवा, और जो कुछ आज तक मैंने किया है कर सका हूँ, यानी कि सबसे बड़ा काम जो आज तक मैंने किया है वो ये है कि मैं एक घर जो है वो बना सका हूँ अपनी फैमिली के लिए जहाँ पे हम रहते हैं। और जब मैंने ये बात सुनी उसकी ज़ुबान से कि उसने एक जो है घर बनाया कम से कम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मैं हैरान हो जाती हूँ इस चीज़ पे कि शायद जो है कुछ ना कुछ तो उसने अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बाकी लोग जो है उसके सर पे तो छत है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं शायद उनके सर पे इतना भी वो नहीं कर सके हैं। पैसा न होने की परेशानी, पैसा न होने की ये पुकार जो है, और फिर बैंगल्स बनाने के सिवा और कोई काम शुरू न कर सकना, और फिर घर में खाने को काफ़ी ना होना, ये हर घर में ये चीख जो है गूंजती है, ये परेशानी हर घर की परेशानी है। और जो अब नौजवान है उनमें भी वही गूंज, वही आवाज़ जो है सुनाई देती है जो इनके बुज़ुर्गों में थी, यानी कि वो भी गरीब थे, ये भी गरीब हैं, वो भी परेशानी में ज़िंदगी गुजारते थे, ये भी परेशानी में ज़िंदगी गुजारते हैं। वक्त के साथ साथ फ़िरोज़ाबाद में बहुत कम तब्दीली जो है वो आ गई है, ये लोग काफ़ी कम आगे चले हैं, और सालों भर इन्होंने जो है दिमाग को बेहस करने वाली मशक्क़त की है, मेहनत की है, और उस मेहनत ने तो अब इनके अंदर जो नया कदम उठाने की सलाहियत है, कुछ नया सोचने की सलाहियत जो है, या फिर एक ख्वाब देखने की सलाहियत जो है, उसको ख़त्म ही कर डाला है। आने वाले पैरा को समझने के लिए आपने ये बात समझनी होगी कि ये जो बैंगल मेकर्स थे ये अपना माल जो है मिडलमैन को बेचते थे, और मिडलमैन फिर आगे इसको मार्केट में ले जाते थे, होलसेलर्स को बेचते थे, और फिर फाइनली ये रिटेलर्स तक जो है वो पहुंचता था। लेकिन जो बैंगल मेकर्स थे उनको सबसे कम फ़ायदा इस कारोबार का मिलता था। मिडलमैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे कमाते थे, और मिडलमैन जो है दरमियानी जो ताजिर है वो एक बहुत ही पावरफुल तबका जो है, ग्रुप जो है वो बन चुका था, तो वो ज़्यादा फ़ायदा वो उठाते थे, और ये जो गरीब बैंगल मेकर्स हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी, इनको जो है 2 वक्त रोटी तक नसीब नहीं होती थी। अब अनीस जो है वो एक नौजवान से पूछती है कि आप खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, आप खुद को जो है मुनज़्ज़म क्यों नहीं करते हैं एक यूनियन में, एक अंजुमन में, यानी कि फिर आप जो है अपने जो आपके फ़ायदे हैं उनको आगे बढ़ा सके। तो ये जो नौजवान है और ये जो कम्युनिटी है, ये लोग, इनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, ये एक सख्त, एक मुश्किल, एक ज़ालिमाना, एक दरमियानी ताजरों के इस चंगल में, इस सिलसिले में ऑलरेडी फंस चुके थे। तो उसने जवाब दिया, देखिए अगर हम मुनज़्ज़म हो भी जाएं, ऑर्गेनाइज हम खुद को करें भी, तो फिर ये होगा कि पुलिस हमें ही उठा ले जाती है, और फिर जो है हमें मारा जाता है, और फिर हमें जेलों में घसीटा जाता है, और हम पे जो है कोई गैर कानूनी काम करने का इल्ज़ाम जो है वो लगता है। तो ये वो बंदा इससे जवाब में कहता है। अनीस कहती है कि इनके पास अब कोई लीडर है ही नहीं जो इनको जो है दूसरे तरीके से इस चीज़ को देखने पे आमादा करे, यानी कि और भी कोई रास्ता है जिसके ज़रिए से हम अपना जो है अपनी बहबूदी जो है, अपनी फलाह जो है वो यकीनी बना सकते हैं। तो उनके जो अब वालिदैन हैं वो भी थके हुए हैं, और ये जो इनकी अब नई नस्ल है ये भी थकी हुई है, और वो तो बातें करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस उनके साथ क्या होता है, वो गरीबी में है, गरीबी इनमें बेहिसी पैदा करती है, बेहिसी इनमें जो है वो इनमें लालच पैदा करती है, और लालच इनमें जो है वो बेइंसाफ़ी पैदा करती है, जुल्म पैदा करता है, और जुल्म फिर गरीबी जो है वो उसको पैदा करता है। यानी कि ये एक ऐसे प्रोसेस में फंस गए हैं, एक गर्दिश में फंस गए हैं, जहाँ पे ये पोवर्टी से अपैथी में, ग्रीड में, इनजस्टिस में, फिर पोवर्टी, फिर अपैथी, फिर ग्रीड, फिर इनजस्टिस, यही सिलसिला इनके साथ जो है चलता आ रहा है। ये लोग इस सिलसिले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अनीस कहती है कि इनको सुन के मुझे 2 मुख्तलिफ दुनिया दिखाई दिए, यानी इनके लिए एक है फैमिली की दुनिया, जहाँ पे गरीबी का जाल है, जहाँ पे
ज़ात की रुसवाई का बोझ है जिसमें ये पैदा होते हैं। यानी कि फैमिली लेवल पे दो बड़े मसले हैं, एक है गरीबी और दूसरा है कि इनकी ज़ात को समझा जाता है कि ये निचली ज़ात के लोग हैं, ये कम ज़ात वाले लोग हैं। तो एक तो ये दुनिया है इनकी। दूसरी है जो ये चुंगल में फंसे हुए हैं, जो ये ख़राब एक सिलसिले में फंसे हुए हैं जहाँ पे साहूकारज़ हैं, मिडल मैन हैं, पुलिस है, कानून के रखवाले हैं और फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इनको दबा के रखा है। तो ये जो दो दुनिया है इन्होंने एक बच्चे पे ज़बरदस्त बोझ जो है वो डाला हुआ है, जो इस बोझ को जो है दूर नहीं हटा सकता है, अपने से दूर नहीं कर सकता है। यानी कि उसको इसी बोझ के तले अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और इससे पहले कि इस बच्चे को ये पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे साथ क्या किया जा रहा है, तो वो इससे पहले ही इस चीज़ को तस्लीम कर लेता है कि मुझे वही ज़िंदगी गुजारनी है जो मेरे वालिदैन ने ज़िंदगी गुजारी है, जो मेरे फादर ने ज़िंदगी गुजारी है। यानी कि ये इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता, इस सिस्टम को। और वो कहती है कि अब अगर कोई ये सोचे कि मुझे और कुछ करना है, तो इसका मतलब है ज़बरदस्त हिम्मत करना, इसका मतलब है चैलेंज करना। और हिम्मत करना और चैलेंज करना जो है वो इनकी तरबियत का हिस्सा नहीं है। जनरली वो ऐसे ही चलते हैं, जैसे इन्होंने देखा अपने पेरेंट्स को वैसे ही चलते हैं। तो वो कहती है कि जब मैं इसकी एक चमक और किरण जो है वो मुकेश में देखती हूँ, यानी कि वो चैलेंज कर सकता है, हिम्मत कर रहा है, तो मैं खुश हो जाती हूँ। वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, वो इस चीज़ को दोहराता है अनीस के सामने। और अनीस कहती है कि वो गैराज जाएगा, वो सीखेगा। उसका गैराज जो है वो काफ़ी दूर है उसके घर से, लेकिन ये मुकेश जो है ये इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा है कि नहीं, मुझे वहाँ पे, मैं पैदल जाऊँगा वहाँ पे, लेकिन मुझे जाना है वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा कि कहीं तुम जहाज़ चलाने का ख्वाब तो नहीं देखते हो? तो वो खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, तो वो नहीं कहता है। और वो जो है ज़मीन की तरफ जो है वो देखता है, तो वो कुछ अपने आप से ही कह रहा है। और वो शर्मिंदा तो है लेकिन उसको अफसोस नहीं है। वो तो शर्मिंदा है कि मुझे अब ये चीज़ हासिल नहीं हुई है, लेकिन उसको अफसोस नहीं है, उसको अभी भी इरादा है, नहीं मुझे कोई नई चीज़ हासिल करनी है। वो मुतमईन है अपने ख्वाब के साथ, यानी कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, ये ख्वाब वो देख रहा है, इसके साथ वो मुतमईन है। और इन कारों के साथ जो है वो मुतमईन है, जो कारें वो देख रहा है इन गलियों में चलती रहती है जो फ़िरोज़ाबाद में है। हालांकि बहुत कम जहाज़ जो है वो फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से गुज़रते हैं। यानी कि इसका ये ड्रीम जो है ये तो पूरा हो सकता है, लेकिन जहाज़ का मसला अगर देखेंगे तो वो काफ़ी दूर है अभी मुकेश से। तो ये थी स्टोरी अबाउट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, जहाँ पे बच्चों के बचपन के साथ कैसे इस्तेसाल होता है, ज़्यादती होती है, और इसमें जो ट्रेडिशंस है, रिवाज है, उसका भी अमलो दखल है। लेकिन गरीबी, पिस्ती गरीबी, मुश्किल गरीबी जो है वो बच्चों के बचपन को कैसे ज़ाया कर देती है। तो इसके ऊपर जो है ये पूरा मुकम्मल लेसन है जो अनीस जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो उनकी बुक है उसमें मुकम्मल जो है वो लिखा है। और इस बुक में इसका एक हिस्सा जो है, इक्तिबास जो है, पार्ट ऑफ दैट वेरी बुक जो है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है, ताकि ये बताया जाए कि एक बच्चों के बचपन पे गरीबी और गलत रिवाज का क्या असर पड़ता है। होप कि आपने इस लेसन को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।